Hi guys, I hope you are all fine. Today we will discuss compounding of offenses as we discussed in last lecture कि हम compounding of offenses discuss करेंगे. ठीक है, तो compounding of offenses CRPC में कहाँ है? सेक्शन 320 में है. ठीक है, तो पूरा का पूरा एक ही सेक्शन है जो कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पे डेडिकेटेड है. और कंपाउंडिंग इस वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इस वर्ड का मतलब है कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एक्यूज्ड एंड विक्टिम दैट विक्टिम विल विड्रॉ द केस एंड बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉल कोर्ट विल गिव एक्यूटल टू एक्यूज्ड. ठीक है, तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जैसा कि हमने और भी प्रोसीजर्स पढ़े हैं, समरी ट्रायल पढ़ा है, प्ली बार्गेनिंग पढ़ा है, तो ये सारे हम देखते हैं जो जितने भी थोड़े कम सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें लेजिस्लेचर और कोर्ट और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की यही डिमांड रहती है कि उनको क्विकली डिस्पोज ऑफ किया जाए. ठीक है, और उनका ट्रायल जो है वो प्रोलॉन्ग्ड ना हो. लेकिन अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे, प्ली बार्गेनिंग जैसे आपने पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था? कन्विक्शन हो रहा था. ठीक है, सेंटेंस 1/4 दिया जा रहा था लेकिन कन्विक्शन हो रहा था. ठीक है, ट्रायल लॉन्ग नहीं हो रहा था लेकिन कन्विक्शन नहीं हो रहा था. अब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो सेक्शन 320 में है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज एक्यूज और विक्टिम के बीच में हो जाता है कि विक्टिम केस से विड्रॉ कर ले, तो इसका रिजल्ट होगा एक्यूटल ऑफ एक्यूज, यानी कि एक्यूज पूरी तरीके से रिहा हो जाएगा. उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है. तो एक्यूटल ऑफ एक्यूज ये एक्यूज के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, और अगर विक्टिम और एक्यूज के बीच में एक एग्रीमेंट है, दोनों आपस में मान गए हैं, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छा है कि जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली जल्दी से डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं और कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज यू नो देयर इज लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस. ठीक है, अब हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस को डिस्कस करते हैं सेक्शन 320. तो सबसे पहले जो इसमें नोट करने वाली चीज है कि इसमें 9 सब क्लॉजेज है. ठीक है, और जब भी आप कोई ऐसा प्रोविजन पढ़ते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको अगर लर्न करना है तो उसके लिए अगर इम्पोर्टेंट होता है और उसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, तो जब भी आप क्लॉजेस पढ़ेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि कौन से क्लॉज में क्या है. अगर आपको याद रह सकता है तो आप याद कर लेंगे, क्योंकि एक ही सेक्शन है जो पूरा टॉपिक पे डेडिकेटेड है. तो इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम पहले स्टार्ट करें पीछे से, यानी 9 क्लॉज को पहले पढ़ लें, फिर 8 को पढ़ लें, फिर 7 को डिस्कस कर लें, और फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ लें. ठीक है, तो पहले 9 को जब हम पढ़ेंगे तो 9 में क्या लिखा है कि जो कॉम्प्रोमाइजेस हो रहा है तो एक्यूज और विक्टिम के बीच में, ये जो 320 में कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, चाहे तो कोर्ट की परमिशन से हो या कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट की बिना परमिशन के हो, उसके अलावा कहीं पे भी कंपाउंडिंग नहीं होगी सीआरपीसी में. ठीक है, मतलब आईपीसी का अगर आईपीसी में आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जैसे कि अगर थेफ्ट कमिट हुआ है, ठीक है, तो थेफ्ट आप जानते हैं कि थेफ्ट के कई सारे टाइप्स होते हैं. तो एक 382 में आपने पढ़ा होगा, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. ठीक है, तो हम देखते हैं वो यहाँ पे जो लिस्ट दी है सब क्लॉज 1 और 2 में, ठीक है, वहां पे ये कहीं पे भी नहीं आता है. तो कोर्ट चाहे तो अपनी मर्जी से ऐसे ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं कर देगा, यानी कि पूरा का पूरा आपको कोर्ट्स को 320 फॉलो करना पड़ेगा, और जो केसेस इस लिस्ट में दिए हैं, सब क्लॉज 1 या 2 में दिए हैं, उन्हीं का कंपाउंडिंग हो सकता है. इसके अलावा जो भी केसेस होंगे उनकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है, वो सीधे सीधे नॉन कंपाउंडेबल हो गए. ठीक है, तो सबसे पहले आप सेक्शन 320 का पर्पस समझ गए. पर्पस तो ये है कि एक्यूज और विक्टिम के बीच में कॉम्प्रोमाइजेज हो. ठीक है, और कहीं कोर्ट ओवर रीच ना कर जाए गलती से, या ये हर केस में ना हो जाए, इसीलिए लिस्ट दे रखी है कि इन केस में कॉम्प्रोमाइजेस कर दीजिए. और 9 में सेविंग क्लॉज टाइप से कर दिया है कि इसके अलावा कहीं पे भी
कॉम्पोजिशन नहीं होगा, कोई टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। देन सब क्लॉज 8, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव डिस्कस यू। अगर अंडर सेक्शन 320 कोई कॉम्प्रोमाइज रीच हो जाता है जो कि क्लॉज 1 और 2 टेबल में दिया हुआ है ऑफेंसेस, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और एक्यूज्ड विड्रॉ कर लेता है, सॉरी विक्टिम विड्रॉ कर लेता है, तो सीधे सीधे एक्यूज को क्या मिल जाएगा, एक्विटल मिल जाएगा, यानी कि सीधे सीधे एक्यूज बाइज्जत बरी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। देन सब क्लॉज 7 में ये लिखा है कि अगर एक्यूज का कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, यानी कि आज चोरी का इल्जाम लगा है जो कि 379 में कंपाउंड हो सकता है, लेकिन उससे पहले ऐसा चोरी का ही ऑफेंस कमिट किया है जिसकी वजह से उसको और पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो वहां पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो 7 बार कर रहा है, ऐसे भले ही वो सब क्लॉज 1 और 2 के अकॉर्डिंग उनका कंपाउंडिंग हो सकती है, लेकिन अगर उसने प्रीवियसली ऑफेंस कमिट करा है, वही ऑफेंस कमिट करा है या दूसरा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी वजह से उसको इनहैंस पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो कंपाउंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सब क्लॉज 1 और 2 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सब क्लॉज 1 और 2 में एज यू कैन सी हियर कुछ सेक्शंस मैंने दोनों साइड पे लिख दिए हैं, ठीक है। इस साइड के जो सेक्शंस हैं यहाँ पे विदाउट कोर्ट परमिशन, मतलब विक्टिम और अक्यूज के बीच में जो भी कॉम्प्रोमाइज होगा उसमें कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना कोर्ट की परमिशन के ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं काफी लंबी लिस्ट है, अराउंड मैंने केसेस भी काउंट करे हैं, मतलब ऑफेंसेस काउंट करे हैं जो कि विदाउट परमिशन कोर्ट के कंपाउंडेबल है। तो ये 43 ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि बिना कोर्ट की परमिशन की कंपाउंडेबल है, ठीक है। एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्चुअली समझेंगे सबको समझ में आ जाएगा। फिर इस साइड में क्या है, विद परमिशन। तो यहाँ पे विद परमिशन आपको कोर्ट से विक्टिम और अक्यूज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होना है, लेकिन कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस साइड में ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम टेबल से क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस ये टॉपिक है सेक्शन 320 का, इससे प्रीलिमिनरी में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में भी कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल का डिफरेंस पूछ लेता है। तो आपको पूरा का पूरा 1 to 9 क्लॉज आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे उस आंसर को, और प्रीलिमिनरी भी आप सॉल्व करने का आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, तभी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट से, दोनों लिस्ट को हम, इसमें क्या है, हमें किस तरीके से यहाँ के सेक्शंस जो मेमोराइज करने हैं, समझने हैं, किस तरीके से करने हैं। तो हम विदाउट कोर्ट परमिशन और विद कोर्ट परमिशन तो है, लेकिन जब हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं पूछता है कि कौन सा ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है विदाउट परमिशन और कौन सा ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है विद परमिशन। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा ऑफेंस ऐसा है जो कंपाउंड हो ही नहीं सकता, मतलब जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। तो जैसे ये हर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, 323 सिंपल हर्ट, देन 335 हर्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, 335 ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। तो आप ये देख रहे हैं विदाउट कोर्ट परमिशन में इन पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है 325 विद कोर्ट परमिशन, ग्रीवियस हर्ट भी कंपाउंड हो सकता है 325 में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इजिली दे सकते हैं दोनों जगह कंपेयर करके। जब हम हर्ट की बात कर रहे हैं तो हम सारे हर्ट के ही एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे। अभी आप इधर उधर सेक्शन पे मत जाइए, जब एक चीज डिस्कस कर रहे हैं तो उसी पे जाइए। अब हर्ट डिस्कस कर रहे हैं तो हर्ट के एग्जाम्पल देखने दो, 323 सिंपल हर्ट, देन हर्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, ग्रीवियस हर्ट ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, देन ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं कि 324 मिसिंग है, ठीक है। 324 में आपको शायद मालूम भी होगा कि हर्ट बाय डेंजरस वेपन है। तो
हर्ट बाय डेंजरस वेपन, अगर कोर्ट चाहे कि विक्टिम और अक्यूज के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए और कंपाउंड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये 320 में परमिशन नहीं है। तो क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में क्या पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा 323, 325 और ऑप्शन दे देगा और एक में दे देगा नन ऑफ द अबव, फिर 324 बीच में लिख देगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई, अगर आपने एक लिस्ट को इस तरीके से पढ़ा है तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे 324 यानी हर्ट बाय डेंजरस वेपन कंपाउंडेबल है नहीं। ठीक है, देन फिर आप देखते हैं कि 325 है, 323, 334। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 323 एक ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन में 325 दे दिया, फिर एक ऑप्शन में 326 दे दिया। तो 326 अगेन दोनों ही लिस्ट में नहीं है, आप हर्ट के एग्जाम्पल से देखिए। तो अगेन 326 इज नॉट कंपाउंडेबल। तो 326 में क्या है, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। ठीक है, इसी तरह से मैं 2-3 और एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ ताकि आपको ये लिस्ट को अप्रोच कैसे करना है वो आ जाए, तो आप प्रीलिमिनरी का जो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं है। ठीक है, देन हम यहाँ पे थेफ्ट का देख लेंगे। ठीक है, तो थेफ्ट का आप जानते हैं सेक्शन 379 सिंपल थेफ्ट। तो ये तो विदाउट कोर्ट परमिशन कंपाउंडेबल है। तो हमने इधर की लिस्ट देख ली, फिर हम इधर आएंगे। तो इधर हम देख रहे हैं थेफ्ट का कहाँ है, 381 प्रोविजन है। तो 381 में क्या है, थेफ्ट बाय सर्वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 379 है, 381 है और यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, इधर भी आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है 380। तो 380 सेक्शन में क्या है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, यानी कि कोई किसी के घर में जाके या जहाँ पे किसी का सामान रखा है, प्रॉपर्टी रखी है, वहां पे जाके चोरी कर लेता है, तो वो कंपाउंडेबल नहीं होगा, भले ही एक्यूज्ड और विक्टिम के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। ठीक है, वो कंपाउंडेबल नहीं होगा, उस पर एक्विटल नहीं होगा। फिर मैं और एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, यहीं पे है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 403 इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, 403 में फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 404 मिसिंग है। ठीक है, और 404 इधर भी नहीं है। तो क्या हो गया, 404 में क्या है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ डिकीज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो 404 मिसिंग है। देन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आप देख लीजिए, 406 में इधर दोनों जगह पे आप मैच करिएगा। 406 में सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, फिर 407 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर हो गया, कैरियर वॉर फिंगर। ठीक है, फिर 408 में हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय सर्वेंट। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मिसिंग लाइन है वो 409 है। तो कौन सा कंपाउंडेबल नहीं हो सकता है, जो कंपाउंडेबल, दोनों लिस्ट को आप मैच कर लीजिए। कंपाउंडेबल 409 नहीं हो रहा है। 409 में क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट। तो आप जैसे समझ भी रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट ने अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है तो वो बहुत ही ग्रीवियस ऑफ सीरियस ऑफेंस है, तो वो कंपाउंडेबल वैसे भी नहीं हो रहा है और लॉजिकली भी नहीं हो रहा है, और आप टेबल से मैच करिए तो नहीं हो रहा है। तो 409 नहीं हो रहा है। अच्छा, आप इस तरीके से जब मैच करके पढ़ रहे हैं तो देखिए आपके आईपीसी के भी काफी सेक्शंस रिवाइज हो रहे हैं, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। हाँ, ये इसका डिस्कस कर लेते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। तो आप जानते हैं 341 ऑनवर्ड्स वी हैव रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का 341 सेक्शन दिख रहा है हमें कंपाउंडेबल, 342 दिख रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का हो गया। ठीक है, फिर 343 क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। देन 344 इज फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। ठीक है, तो ये सारे हम देख रहे हैं कंपाउंडेबल हैं। अब हम इधर वाली लिस्ट में मैच कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 340, हाँ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं 341 कंपाउंडेबल, 42, 43, 44 कंपाउंडेबल है। यहाँ पर 345 मिसिंग है। तो 345 क्या है, 345 सेक्शन है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन जिसके लिए कोर्ट ने रिट इशू करी है, जिसकी लिबर्टी के लिए। तो अगर आप उसका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लेते हैं तो इट इज नॉट कंपाउंडेबल बाय एग्रीमेंट। ठीक है, वो कंपाउंडेबल नहीं है अंडर सेक्शन 320। ठीक है, अब हमारा आ गया 345 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाँ 346 भी कंपाउंडेबल है। ठीक है, 346 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट।
तो ये भी कंपाउंडेबल है, ठीक है। फिर आप 346, आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जब भी चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसके आगे भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। तो 346 तो हो गया। जो मिसिंग लाइन यहाँ पे मैं अब आ गई पकड़ में, दोनों लिस्ट मैच करने के बाद में, कि 347 348 भी मिसिंग है। तो यानी 347 और 348 इज नॉन कंपाउंडेबल, वो कंपाउंड नहीं हो सकता है सेक्शन 220। तो 347 क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, और 348 क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, यानी कि ऐसा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो कि किसी की प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए हो, और ऐसा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने पे जो कि किसी के कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने। तो 347 एंड 348 इज मिसिंग, और यहाँ पे जब देख रहे हैं 345 मिसिंग। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेती हूँ, है ना, एक और एग्जाम्पल। तो हाउस ट्रेसपास का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हाउस ट्रेसपास कंपाउंडेबल हो गया। देन 448 क्या हो गया, सॉरी ये क्रिमिनल ट्रेसपास कंपाउंडेबल हो गया। 448 हाउस ट्रेसपास कंपाउंडेबल हो गया, ठीक है। फिर कंपाउंडेबल हुआ क्या नहीं, कंपाउंडेबल देखिए यहाँ 451 लिख गया है, तो यानी क्या मिसिंग है, दोनों लिस्ट को मैच करिए। 449 मिसिंग है, 450 मिसिंग है। 449 में ऐसा क्या दिया है, 449 में दिया है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट डेथ। तो देख रहे हैं सीरियस होता जा रहा है, तो ये मिसिंग है, और ये लॉजिकली भी और लिस्ट के अकॉर्डिंग भी इट इज नॉट कंपाउंडेबल। एंड 450 अगेन इज नॉट कंपाउंडेबल। इसमें क्या है, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तो ये भी नहीं है। देन 451 में क्या, 451 कंपाउंडेबल है। 451 इज वेरी सिंपल, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट है, और 451 में इम्प्रिजमेंट है, सिंपल इम्प्रिजमेंट है, और 450 में इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो हाउस ट्रेसपास का आपको समझ में आ गया। और एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे ये है, जो लिस्ट से मैंने देखी है, कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का लगभग कोई भी सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई विल मैच इट टुमारो आल्सो, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग का कोई भी कंपाउंडेबल नहीं है। हाउस ब्रेकिंग जैसा आप जानते हैं सीरियस ऑफेंस है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास जिसको बोलते हैं छुपते छुपाते किसी के घर में जाना, हाउस ब्रेकिंग यानी लॉक वॉक तोड़ देना, तो वो सब कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है। और चीटिंग का भी मैंने देखा था, तो चीटिंग के सारे ही ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है। तो आपको यहाँ पे समझने में काफी इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ छूटा होगा मेरे से तो एक या दो चीज छूटी होगी, बस ज्यादातर हमने इस टेबल को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड नाउ हम इसके आगे के क्लॉजेस डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ से देख लिया किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, अब मैं डिस्कस करूंगी आपसे सब क्लॉज 1 2 डिस्कस हो गया, हाँ 3। तो सब क्लॉज 3 में क्या है, सब क्लॉज 3 में है अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है, यानी ये सारे जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है तो उनका अबेटमेंट, यानी कि अगर थेफ्ट कंपाउंडेबल है तो अब जिसने अबेट टू थेफ्ट किया है वो भी कंपाउंडेबल हो गया, और अटेम्प्ट टू थेफ्ट वो भी कंपाउंडेबल हो गया, ठीक है। देन अगर 4-5 लोग का एक साथ में कन्विक्शन हुआ है अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, जैसे 34 में आपने पढ़ा है वाइकेरियस लाइबिलिटी इम्पोज हो जाती है अगर 4-5 लोगों ने एक साथ में जिनका कॉमन इंटेंशन ना हो। तो अगर वहाँ पे एक का कंपाउंड कर दिया है तो मोस्टली 34 के इससे कंपाउंड हो जाएगा सबका। देन 149 इज अगेन जिसमें हम पढ़ते हैं क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर एक का हो गया है कंपाउंडिंग तो सबका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सब क्लॉज 3 डिस्कस कर लिया। देन सब क्लॉज 4 क्या कहता है, सब क्लॉज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया है इसलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सब क्लॉज 4 में दिया है कि अगर 4 के 2 पार्ट है, 4A एंड 4B। तो सब क्लॉज 4A में दिया है अगर कोई माइनर पर्सन है यानी 18 साल से कम का है और या लुनेटिक या इडियट है, तो ऐसा कोई पर्सन वो अगर भले ही वो ऑफेंस विदाउट कोर्ट परमिशन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इस तरह से बैराक में लिखा नहीं है लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन यही है, अगर भले ही वो ऑफेंस विदाउट कोर्ट परमिशन कंपाउंड हो सकता है, लेकिन अगर वो माइनर इडियट या लुनेटिक है तो उसको पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, तब वो ऑफेंस कंपाउंड होगा। यानी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे थेफ्ट है, सिंपल थेफ्ट, ये कंपाउंड हो सकता है, लेकिन जिसको कंपाउंड करना है, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे ये डिस्कस करना भूल गई थी
जैसे ये सारे ऑफेंसेस है ना, तो ये कौन कंपाउंड कर रहा है, ये कॉम्प्रोमाइज, ये कौन परमिशन, ये पहली बार कौन कह रहा है कि हाँ मैं कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार, तो ये सारा विक्टिम कर रहा है, ठीक है। विक्टिम कह रहा है किससे, एक्यूज से, तो विक्टिम कह रहा है। तो अगर विक्टिम जो यहाँ पे माइनर, इडियट या लुनैटिक है, तो वो कॉम्प्रोमाइज तभी रीच कर सकता है जब वो पहले कोर्ट से परमिशन ले, भले ही ऑफेंस यहाँ आ रहा हो, मतलब 379 जो कि विदाउट कोर्ट परमिशन कर सकता है, ठीक है। देन 4B अगेन इज वेरी सिमिलर। तो यहाँ पे प्रोविजन ये है कि अगर कोई पर्सन जिसके केस चल रहा है और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, लेकिन अगेन द सेम प्रोविजन, वो कोर्ट की परमिशन लेगा, ठीक है। भले ही ऑफेंस यहाँ आ रहा हो, लेकिन उसको कोर्ट, सपोज थेफ्ट का या आप समझ लीजिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, जिसका भी कंपाउंड करना है, तो उसको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से आया था, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि वेदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन कंपाउंड ऑफेंस। तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, तो एक जो 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे उसमें ये था कि विद परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। तो अगर आपने पहले से एनालाइज नहीं करा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव या माइनर या लुनैटिक है, वो सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही ऑफेंस कंपाउंड कर सकते हैं, तो आपको क्लिक नहीं होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इडियट या लुनैटिक या फिर माइनर, ये सब कोर्ट की परमिशन से ही ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है। तो 4 में आप मार्क कर लीजिए, सब क्लॉज 4 में आप मार्क कर लीजिए अपनी बैरक में कि यहाँ पे विद कोर्ट परमिशन ही कंपाउंड होगा, भले ही वो इस लिस्ट में आता हो, ठीक है, भले ही वो सब क्लॉज 1 में वो ऑफेंस सब क्लॉज 1 में दिया, ठीक है। देन 4 इज सिंपल, ठीक है। एंड 5 और 6 अगेन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो 5 और 6 में यहाँ पे कोर्ट के बारे में कहा गया है, कोर्ट के प्रोविजन को डिस्कस करा है। तो यहाँ पे ये दिया है, जैसे मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट के पास में केस आया, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। और वो केस ऐसा है कि जो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना था। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, कोर्ट ऑफ सेशन को अंडर सेक्शन 193 कमिट कर देता है ना, 193 CRPC में, तो वो कोर्ट कमिट कर देता है। तो जब केस मजिस्ट्रेट के पास आया पहले और सेशन जो जज के पास मजिस्ट्रेट ने कमिट कर दिया, तो इसका कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, तो इसका कंपाउंडिंग यहाँ यही लिखा है सब क्लॉज 5 में, इसका कंपाउंडिंग मजिस्ट्रेट नहीं, इसका कंपाउंडिंग सेशन जज करेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इसमें सिंपल लिखी है, लेकिन इसका मतलब जो मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए तो समझ में आ जाएगा। देन सब क्लॉज, हाँ, और एक और चीज़ है सब क्लॉज 5 में, जैसे मान लीजिए कि ट्रायल कोर्ट में एक्यूज का कन्विक्शन हो गया, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो अपील में चला गया। सपोज सेशन जज में कन्विक्शन हो गया और हाई कोर्ट में एक्यूज अपील में चला गया। तो कन्विक्शन हो गया है सेशन जज में और हाई कोर्ट में अपील में चला गया है, तो अब जो कंपाउंडिंग का पावर है वो सेशन जज के पास नहीं है, अब पावर आ गया हाई कोर्ट के पास, ठीक है। इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो। तो सब क्लॉज 5 में ये दिया है। देन सब क्लॉज 6 में दिया है कि यही बात है, देखिए कंपाउंडिंग जो है वो ट्रायल में भी हो सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, कोई भी कोर्ट कर सकता है कंपाउंड ऑफेंस को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया, यहाँ पे इसी को ही डिस्कस करते हुए दिया है कि सेशन जज और हाई कोर्ट के पास में सेक्शन 401 में पावर होती है कि वो किसी भी ऑफेंस को कंपाउंड करते हैं, ठीक है। तो रिविजनल जुरिस्डिक्शन का सेक्शन 320 का जो सब क्लॉज 6 है वो ये बता रहा है सेशन जज और हाई कोर्ट के पास में रिविजनल जुरिस्डिक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन की ये जुरिस्डिक्शन होता है कि वो ऑफेंस को कंपाउंड कर दे, ठीक है। कहाँ से कंपाउंड करेगा, इसी टेबल से रेफर करेगा, ठीक है। बस इसमें लेकिन इलेबोरेट थोड़ा और डिस्कस कर दिया है बस 6 क्लॉज में, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लॉज 7, 8, 9 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। इसके बाद में ये जब आप समझ लेंगे तो अब आता है एक मेंस का क्वेश्चन, और कभी कभी प्रीलिमिनरी से भी उस एंगल, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप एक केस लॉ लिख लेंगे, केस लॉ का डिस्कशन लिख लेंगे, और अगर प्रीलिमिनरी से भी आता है तो भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर मैं जो आपको आगे समझाने जा रही हूँ वो समझ जाते तो, ठीक है। लेकिन इससे पहले कल मैंने प्ली बार्गेनिंग में आपसे एक केस डिस्कस करा था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नटवर हरचंद जी ठाकुर। तो उसका साइटेशन आप नोट कर लीजिए। तो उसका साइटेशन है 2005 CRLJ
2957, ठीक है, 2005 CRLJ 2957। तो ये साइटेशन मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर आप गूगल कर रहे हैं केस को और प्ली बार्गेनिंग पढ़ रहे हैं तो मे बी आपको हो सकता है नहीं मिले, पर अगर आप गूगल पे साइटेशन डाल देंगे तो पूरा केस आपके सामने आ जाएगा। और प्ली बार्गेनिंग में जो कोर्ट ने हेल्ड करा है प्ली बार्गेनिंग के बारे में, जहां पूरा जजमेंट नहीं पढ़ना है, जहां पे प्ली बार्गेनिंग के बारे में लिखा गया है, यू कैन डू कंट्रोल F ऑल्सो, तो जहां पे प्ली बार्गेनिंग के बारे में लिखा है वो आप रीड कर लेंगे तो आपको प्ली बार्गेनिंग समझने में बहुत ईजी पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ लैंडमार्क केस, ठीक है। देन हम आ रहे हैं 320 के कुछ केसेस पे, ठीक है, जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये डिस्कशन करेंगे तो भी हमें अच्छा रहेगा आंसर, और इसमें प्रीलिमिनरी से भी क्वेश्चन आया था इनडायरेक्टली, ठीक है। तो पहला केस है महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो मैं केसेस में डिस्कस क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, लेकिन प्लीज डोंट बी शॉक्ड। तो केस में कहा यह गया है कि हाई कोर्ट के पास में, आप सेक्शन 482 में पढ़ेंगे, इनहेरेंट जुरिसडिक्शन होता है टू डू जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो ये केसेस उसी पे बेस्ड हैं कि कंपाउंडिंग यहाँ से कोई परमिशन नहीं है, ठीक है, यहाँ से कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या करा है इन केसेस में, इनको इग्नोर करते हुए या फिर समझ लीजिए जस्टिस करने के लिए उन ऑफेंसेस को कंपाउंड कर दिया है जिनका ऑफेंस ना लिस्ट सब क्लॉज ए की लिस्ट में है ना सब क्लॉज 2 की लिस्ट में, मतलब दोनों में से किसी लिस्ट में नहीं है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो मैं अच्छा पहले आपको बता देती हूँ। तो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का, तो ये लैंडमार्क केस है जहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा है कि हाई कोर्ट सेक्शन 482 को यूज करते हुए कंपाउंडिंग कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर सकता है, कंपाउंडिंग कर सकता है, ठीक है, अगर वो ऐसा ऑफेंस है जो कि प्राइवेट नेचर का है और वो बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा वो ऐसा ऑफेंस है जो कि मैट्रिमोनियल कॉज से निकला हुआ है, यानी कि अगर कोई क्रुएलिटी का कोई केस है जो जिसका क्रिमिनल में चार्ज बन रहा हो, जैसे आप समझ लीजिए 498A है ना क्रुएल्टी का ऑफेंस आईपीसी में, ठीक है, 498A। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा और हम इसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे समझ लीजिए दो हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, वाइफ ने क्रुएल्टी का हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया 498A में आईपीसी में, ठीक है, और साथ में डाइवोर्स का कर दिया, वो तो सिविल हो गया, वो अलग चलता रहेगा। अब 498 में आप जैसे जान रहे हैं क्रिमिनल केस है और वो इन दोनों लिस्ट में कहीं पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद वाइफ को क्या रियलाइज होता है कि उन दोनों को साथ में रहना है और उन दोनों की जो भी कंप्लेंट्स थी वो अब नहीं है, और वो अब साथ में हस्बैंड एंड वाइफ रह भी रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि ये प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं इनका कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए और एक्विटल मिल जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या करा है, यहाँ पे 482 का पावर को यूज कर लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि जो अगर दोनों के बीच में समझौता ऑलरेडी हो गया है और वो मैट्रिमोनियल कॉज से जो केसेस निकले हैं तो उनकी कंपाउंडिंग हो जाना चाहिए, भले ही वो इस और इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने पावर कौन सी यूज करी है, अब आप समझ रहे हैं, हाई कोर्ट ने पावर यहाँ पे यूज करी है सेक्शन 482 CRPC, यानी ये ऐसा पावर है कि अगर आपको सीआरपीसी में कहीं से भी पावर नहीं मिल रही तो हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो जस्टिस कर सके पार्टीज के बीच में। तो ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये अभी तक ओवर रूल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो भी केसेस आ रहे हैं 2017 में भी एक मंजू मथा वर्सेस श्रीमती राजेश्वरी करके केस आया था, तो वो भी पूरा इसी बेस में था कि वाइफ ने क्रुएल्टी का केस करा, फिर दोनों के बीच में समझौता हो गया, फिर वो कोर्ट से खुद ही कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज और एक्विटल होना जाना चाहिए, फिर हाई कोर्ट ने 482 में वो दे दिया, कंपोजिशन कंपाउंड कर दिया फिर, ठीक है, इसी तरीके का था। तो डायरेक्टली प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीलिमिनरी में, अच्छा प्रीलिमिनरी में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अगर कोई ऑफेंस 320 में कंपाउंडेबल है या नहीं है तो उसका कंपोजिशन हो सकता है कि नहीं, तो आंसर इज नो, इट इज नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से था कि हाई कोर्ट जो है वो
कैन हाई कोर्ट क्वैश प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 482, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो आपका आंसर होना चाहिए यस। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो कैन हाई कोर्ट क्वैश प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। तो वो क्वेश्चन ये इसी टॉपिक से था और इन्हीं डिस्कशंस केसेस के डिस्कशन से ही था। अब मैं आपको ज्ञान सिंह के पहले की थोड़ी सी स्टोरी बताती थी। ये तो हो गया लैंडमार्क केस हमारा। इसके पहले की स्टोरी ये है जो आपको थोड़ी सी शॉकिंग भी लग सकती है, महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट का केस है शायद, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, 482 की पावर को यूज करके अटेम्प्ट टू मर्डर को कंपाउंड कर दिया था, है ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। कंपाउंडिंग का जो पर्पस है वो यही है कि एक्यूज और विक्टिम के बीच में जहां प्राइवेट नेचर का ऑफेंस है वो बहुत सीरियस नहीं है, वहां पे एक्विटल, कॉम्प्रोमाइज और एक्विटल होना चाहिए। लेकिन क्या करा है कोर्ट ने, 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर में कंपाउंड कर दिया। तो ये केस काफी क्रिटिसाइज हुआ, बाद में किसी कोर्ट ने इसको माना नहीं कि 482 का पावर यूज करके अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये दोबारा से इस तरीके का केस, जहां तक आई हैव नॉलेज, यू कैन ऑल्सो चेक, तो इस तरह से दोबारा केस नहीं आया कि 482 का पावर यूज करके अटेम्प्ट टू मर्डर को कंपाउंड कर दिया है। लेकिन इस केस से हुआ क्या, कोर्ट्स आगे जाके 482 का पावर यूज करने लगे ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए, लेकिन वो पावर वो उन्होंने सिर्फ मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के लिए रखा। यानी कि 498A जो मैं आपसे ज्ञान सिंह की बात कर रही हूँ क्रुएल्टी के, तो उन्होंने इसी के लिए वो पावर यूज करा। तो किसी कोर्ट ने तो कहा कि हाँ 482 में पावर यूज करना भले ही स्टेबल में नहीं है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स को कंपाउंड करना वैलिड है, लीगल है, कर सकते हैं, 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन किसी कोर्ट ने ये भी कहा कि नहीं कर सकता। तो कौन से कोर्ट ने क्या कहा वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो रामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, इन्होंने तो पूरा ओवररूल कर दिया महेश चंद को और कहा कि 482 में किसी भी तरीके का कंपाउंड नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने कहा द ऑफेंसेस विच इज नॉट कंपाउंडेबल अंडर सेक्शन 320 कैन नॉट बी कंपाउंडेड एट ऑल, ऐसे कह दिया इसमें। ठीक है, ये 99 में केस आया। फिर उसके बाद एक और केस आता है, इंपॉर्टेंट केस है ये भी, BS जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये 2003 का केस है, BS जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें हाईकोर्ट ने फिर से कहा कि हाईकोर्ट कैन क्वैश प्रोसीडिंग्स अंडर 482 सीआरपीसी अगर वो क्रुएल्टी से रिलेटेड केस है। ठीक है, इस तरह इसमें भी क्रुएल्टी से रिलेटेड केस था, तो हाईकोर्ट ने कंपाउंड कर दिया था बाय यूजिंग सेक्शन 482 सीआरपीसी। ठीक है, इसके बाद फिर आया एक केस पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 का। फिर से इसमें हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट कैन नॉट क्वैश प्रोसीडिंग बाय यूजिंग सेक्शन 482 सीआरपीसी। फिर फाइनल में ये आया, फाइनल ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि लैंडमार्क केस हो गया हमारा, कि जो ऑफेंसेस मैट्रिमोनियल के हैं, डाउरी रिलेटेड हैं या क्रुएल्टी से रिलेटेड है, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट टाइप का ऑलरेडी हो गया है एंड वाइफ खुद ही चाह रही है कि ऑफेंस कंपाउंड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे 482 का पावर यूज करके हाई कोर्ट ऑफेंस को कंपाउंड कर देना चाहिए। तो ये जो कुछ केसेस हमने डिस्कस करे हैं, उसके अलावा आप एक जनरल रूल, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर आउटसाइड 320 ऑफेंस कैन बी कंपाउंडेड, तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कैन हाई कोर्ट क्वैश प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, देन यू हैव टू आंसर यस। तो इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी जरूर डिफर करिए। मेंस का क्वेश्चन कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बीच में डिफरेंस, उसको लिखिए, तो आपका ये टॉपिक पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया और आपको केसेस में प्रॉब्लम हो रही है फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, तो डू नॉट वरी, आप इसको दोबारा इतना पढ़ लीजिए, फिर आप इसको दोबारा या सेकंड थर्ड रीडिंग में जब आप केसेस समझेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले आप इतना समझ लीजिए, मेन आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो इधर से ही आते हैं। ठीक है, so I'm signing off, and if you like this lecture, please please subscribe the video and please share also with your friends. So thank you so much.